नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आने लगभग तय हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, अशोक। अशोक की बात करते हैं दोस्तों, ये आपके मौर्य वंश से संबंधित था, मौर्य वंश से संबंधित था। और अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है। अशोक की बात करें तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि 261 बीसी में, 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध। अगर आपसे पूछे कि कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो 261 ईसा पूर्व में। और अपने शासन की 8वें वर्ष इसने यह लड़ाई आपकी लड़ी थी, और यह मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इतनी चीजें आप याद रखेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यहाँ पर दोस्तों कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है, इसमें इस पर कुल 5 वंशों ने आकर शासन किया। जिसमें से पहला वंश आपका हो जाता है गुलाम वंश, दूसरा वंश दोस्तों आपके हो जाता है खिलजी वंश, तीसरा वंश हो जाता है दोस्तों आपके तुगलक वंश, चौथा वंश हो जाता है दोस्तों आपके सैयद वंश, और 5वां वंश हो जाता है आपके लोधी वंश। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि भारत में तुगलक वंश के बाद, तो तुगलक वंश के बाद कौन सा आपके शासन आया, आपके सैयद वंश का आया। तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सही समझ के क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया। तो जो गुजरात का शासक बहादुर शाह था दोस्तों, यह आपकी पुर्तगालियों से हुए संघर्ष में मारा गया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं पुर्तगालियों की पहले बारे में, इसके बारे में थोड़ी चीजें याद रखेंगे कि पुर्तगाली ही थे जो प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे। और प्रथम पुर्तगाली कौन था दोस्तों, 1498 ईस्वी में, 1498 एडी में, ईस्वी को एडी लिखते हैं और बीसी को आपके ईसा पूर्व। तो 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा होता है, ये आपके प्रथम आपके यूरोपीय यात्री बनता है जो भारत आता है 1498 ईस्वी में, और कालीकट के बंदरगाह पर उतरता है। और कालीकट के राजा आपके जमोरिन इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका उत्तर आप लोग यहाँ पर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे कि पुर्तगालियों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित हुई। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, प्रथम व्यापारिक कोठी। तो मैं देखूंगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। तो आपके प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की पुर्तगालियों ने, ये क्वेश्चन हो गया आपके होमवर्क के लिए। डच की बात करेंगे दोस्तों, तो डच का प्रथम यात्री था कॉर्नेलियन हाउटमैन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह दोस्तों आपके नीदरलैंड से आए थे, नीदरलैंड जिससे आज हॉलैंड कहते हैं, नीदरलैंड, हॉलैंड इसे ही कहते हैं, हॉलैंड। यहाँ के आपके ये निवासी थे। अंग्रेज के बारे में आप लोग जानते ही हैं, और फ्रेंच भी हमारे यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके दीवान शाह ने, लॉर्ड लेक ने, जमान शाह ने, या फिर कश्मीर के राजा ने। तो जो रणजीत सिंह हैं आपके, इनको राजा की उपाधि किसने प्रदान की। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जमान शाह ने आपके रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। आखिरकार इसने क्यों आपके रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की, तो इस बात को यहाँ पर ध्यान से के समझेंगे, परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 1798 ईस्वी की। बहुत से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सारी क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में बताता हूँ, और जितनी चीज़ मैं डिटेल में बताता हूँ एक नोटबुक लेकर बैठे करिए और उसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मैं आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ वो भी क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में देखे जा सकते हैं। तो 1798 ईस्वी में दोस्तों आपकी जो जमान शाह होता है, जमान शाह जो होता है दोस्तों, यह आपके पंजाब पर आक्रमण कर देता है, और पंजाब को जीत लेता है, पंजाब पर आक्रमण कर लेता है। और जब पंजाब पर आक्रमण को जीत लेने के बाद जब जमान शाह जो होता है, जब यह आपके वापस जाने लगता है, तो इसकी जो तोपें होती हैं, यह आपके चिनाब नदी में गिर जाती हैं। किस नदी में, आपके चिनाब नदी में गिर जाती हैं। बात यहाँ पर समझ के चलेंगे
कि 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया, पंजाब पर आपके आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण करने के बाद जब जमान शाह वापस जाने लगा तो इसकी जो तोपें वगैरह होती हैं यह आपके चिनाब नदी में गिर जाती हैं। लेकिन इसके जाने के बाद जो आपके राजा रणजीत सिंह होते हैं, इन्होंने आपके चिनाब नदी से इनकी तोपों को निकलवा कर चिनाब नदी से आपके इनकी तोपों को निकलवा कर तोपें आपके निकलवा कर फिर से यहाँ पर दोस्तों आपके जमान शाह के पास भेज दी, और इस बात से जमान शाह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो आपके राजा रणजीत सिंह होते हैं इनको दोस्तों आपके रणजीत सिंह को क्या करते हैं, आपके लाहौर पर अधिकार करने का आपके यहाँ पर दोस्तों आदेश देता है, लाहौर पर अधिकार करने की स्वीकृति प्रदान कर देता है कि आप लाहौर पर अधिकार कर सकते हैं, भले ही इसने पंजाब को 1798 ईस्वी में जीत लिया था। और साथ ही साथ दोस्तों 1799 एडी में आपके जो आपके होते हैं आपके रणजीत सिंह या आपके लाहौर पर तत्कालीन आपके क्या करते हैं, आपके अधिकार कर लेते हैं और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। और राजा की उपाधि भी आपके जमान शाह ने इन्हें प्रदान की। तो राजा की जो उपाधि होती है, राजा की उपाधि, इसको भी इन्होंने इसे प्रदान की इसी बात से खुश होकर। तो बातें आप समझ गए कि 1798 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर दिया जमान शाह ने। और यहाँ पर इसकी वापस जाते समय आपकी इसकी जो तोपें होती हैं आपके चिनाब नदी में गिर जाती हैं, और फिर चिनाब नदी से उन तोपों को निकलवा कर राजा रणजीत सिंह फिर से आपके जमान शाह के पास भेज देते हैं। और जमान शाह खुश होकर आपके रणजीत सिंह को राजा की उपाधि देता है, साथ ही साथ इसे लाहौर पर अधिकार करने को भी आपकी स्वीकृति प्रदान कर देता है। इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन को लेकर। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक जो भारत था, औपनिवेशिक भारत का अर्थ होता है कि दोस्तों की औपनिवेशिक का अर्थ होता है कि किसी दूसरे ने आप पर आपके वहाँ पर कब्जा जमा लिया है। तो औपनिवेशिक भारत मतलब कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमा लिया था। तो उसी औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए, किसके लिए, आपके जो भारतीय विधवाएं होती हैं उनके लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। सरोजिनी नायडू ने, पंडिता रमाबाई ने, दयानंद सरस्वती ने, या फिर कि महादेव गोविंद रानडे ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं एक नोटबुक लेकर बैठिए, उनको नोट करते चलिए, साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ उसको भी नोट करते चलिए और साथ ही साथ उसको याद करते चलिए। तो देखिए कितनी आपकी शानदार हो जाएगी जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं लगभग प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। अगर उसको डिटेल से पढ़ लिया जाए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है एग्जाम को क्रैक करना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो पंडिता रमाबाई होती हैं यह आपके 1889 एडी में, एडी मतलब ईस्वी में आपके बम्बई में, कहाँ पर दोस्तों आपके बम्बई में आपके शारदा सदन आपके स्कूल की स्थापना करते हैं भारतीय विधवाओं के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता कि जो शारदा सदन स्कूल था ये किसके लिए था, तो आपको लगाना होता कि भारतीय विधवाओं के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन भी आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके भारतीय संविधान से है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। राजनीतिक दलों द्वारा नामांकित थे वो, कि विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे, कि लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित थे। तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, और जो निर्वाचित थे उन्होंने आपके यहाँ पर उस सदस्य को निर्वाचन किया था। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो दोस्तों की जो होती है संविधान सभा होती है, इसका गठन आपके किसके द्वारा किया जाता है, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर दोस्तों, कैबिनेट जो मिशन होता है इसकी संस्तुति पर आप दोस्तों दिसंबर 1946 ईस्वी में आपके संविधान सभा का गठन किया जाता है। और जो ये संविधान सभा होती है इसमें जो सदस्य होते हैं इसमें कुल आपके 389 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 389 कुल सदस्य होते हैं, जिसमें से 292 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से होते हैं, ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभा से होते हैं। और दोस्तों क्या होते हैं आपके, और उसमें जो 4 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं आपके, जो 4 सदस्य होते हैं आपके ये चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे।
कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। समझ के बातें। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 93 सदस्य, तो 93 सदस्य आपके देशी रियासतों से आपके नामांकित थे, देशी रियासतों से नामांकित थे। ये बात अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलेंगे। सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। ये क्वेश्चन आप लोग विशेष तरीके से याद रखिएगा। अगर पूछे कि दोस्तों की विभाजन की बात कितनी रह गई, तो 299 रह गई। कितनी हो गई? 299 रह गई, इंपॉर्टेंट तरीके से। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कितने आपके संविधान सभा में कितने सदस्यों को आपके देशी रियासतों द्वारा नामांकित किया गया, तो 93। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारतीय संविधान में आपात जो उपबंध है ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश संविधान से दोस्तों आपकी एकल नागरिकता ली गई थी, एकल नागरिकता ली गई थी। इस बात को आप लोग विशेष तरीके से याद रखेंगे कि जो एकल नागरिकता है, कि हमारे यहाँ पर जो एकल नागरिकता है आपके ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करेंगे तो दोस्तों आपके भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। और आयरिश जो संविधान है दोस्तों, आयरिश संविधान की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों DPSP को लिया गया है, DPSP को लिया गया आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जापानी संविधान से आपके दोस्तों आपात उपबंध लिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलेंगे कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही उत्तर जाएगा आपके 296। भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य थे। एक नंबर क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि प्रथम आपके केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। दोस्तों आपकी बात करते हैं तो इसका जो गठन है केंद्रीय विधानसभा का, इसका जो आपके गठन है आपके 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इसका आपके गठन हुआ था। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किसके आपके अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। और दोस्तों इसके ही द्वारा इसका गठन किया गया कब? 1921 ईस्वी में। इसके द्वारा आपके इसी के आधार पर किया गया, लेकिन 1921 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे आपके फ्रेडरिक व्हाइट, फ्रेडरिक व्हाइट। प्रथम केंद्रीय विधानसभा के आपके क्या होते हैं? आपके प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये तो अपनी नोटबुक में नोट करेंगे तभी आपको आनंद मिलेगा। तो फ्रेडरिक व्हाइट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह 1921 से लेकर 1925 ईस्वी तक आपके 1925 ईस्वी तक आपके केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। समझ गए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी जो तटीय मैदान है इसका एक अन्य नाम क्या है? कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या फिर मालाबार तटीय मैदान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो पहले हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन किए, फिर हमने पॉलिटी के क्वेश्चन किए, और अब हम जियोग्राफी के क्वेश्चन किए कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि जो आपके होमवर्क के लिए कि पुर्तगाली जो थे इनकी प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ पर स्थापित थी। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को होमवर्क में देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान आपकी पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम भी आपका हो जाता है। अगर बात करते हैं कोंकण तटीय मैदान का, गुजरात मैदान का और मालाबार तटीय मैदान का, तो इनका संबंध दोस्तों आपके पश्चिमी तट से है। किससे? आपके पश्चिमी तट से है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारत की स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण या फिर भारतीय पुरातात्विक संरक्षण। तो भारत की जो स्थलाकृति है इसका मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, भारतीय सर्वेक्षण। जो भारतीय सर्वेक्षण आपके संगठन है इसके द्वारा आपके भारत के स्थलाकृत मानचित्र आपके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? जो भारतीय जो मानक समय है IST, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है दोस्तों, यह आपके विकल्प हो जाएगा आपके 82.5 डिग्री आपके इस रेखांश पर आपके अपनाया जाता है। कि ये भारतीय का मानक समय हो जाता है, जो आपके ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटे के आपके 5.5 घंटे आपके आगे है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन है आपके कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। किसके बीच फैला हुआ है? जो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश है, तो ये उत्तर
यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपके जो आपके अक्षांश की बात कराए तो अक्षांश आपके उत्तर और दक्षिण में ही होते हैं, क्योंकि इस प्रकार से जो आपकी पूरा ग्लोब होता है इस प्रकार से आपका, इसमें ये जो रेखाएं होती हैं आपके, ये जो रेखाएं होती हैं आपके, ये आपकी होती हैं अक्षांश, और जो ये रेखाएं होती हैं आपकी ये वाली, ये रेखाएं कौन सी होती हैं आपकी, आपके देशांतर होती हैं। तो ये आपके जो अक्षांश रेखा है इसमें दोस्तों आपकी जो पूरा जो ग्लोब है इसके उत्तर साइड में हम लोग हैं, तो ये जो अक्षांश रेखा है आपकी ये उत्तर वाली ही मानी जाएगी, ये उत्तर वाली है आपकी मानी जाएगी। तो जो आपकी भारत की जो अगर बात करते हैं लोकेशन की, तो भारत की लोकेशन पूरे ग्लोब में आपके उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है। तो जो आपके अक्षांश रेखा हो जाएगी ये आपके उत्तर ही मानी जाएगी। तो पश्चिम तो पहली बात होती ही नहीं है, उत्तर दक्षिण दो में ही होती है, आपकी जो पूरा ग्लोब होता है उत्तर और दक्षिण दो में ही बटा होता है, और पूर्व में भी नहीं होगा। ये दक्षिण में इसलिए नहीं होगा कि हमारी स्थिति यहाँ पर है, ना कि यहाँ पर उत्तर में है। तो ये आपका हो जाएगा, इस प्रकार से इसको भी सही कर सकते हैं। और इसका जो मान है ये सभी में एक है कि 8 डिग्री 4 से लेकर आपके उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपके उत्तर तक। क्योंकि ये जो आपके पूरा आपके जो भारत का जो आपके नक्शा यहाँ पर बनता है, यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा समझ लीजिए बस आप। तो इस प्रकार से जो भारत का नक्शा बनता है इसमें इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट आपके उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, और ये आपका होता है 37 डिग्री 6 मिनट आपके नॉर्थ। समझ गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट को कहते हैं आपके इंदिरा कॉल कहते हैं, और इस वाले पॉइंट को कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पिग्मेलियन नहीं कहते हैं इस वाले पॉइंट को, आपके जो नीचे वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था ये वाला पॉइंट, इसको आपके केप कमोरिन कहते हैं। भूल हो गई थी। पिग्मेलियन पॉइंट तो आपके 6 डिग्री 4 को कहते हैं, जो आपके अंडमान निकोबार के जो द्वीप पर होते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने आगे है या फिर कितना पीछे आपसे पूछ रहा है। मैंने पीछे बताया कि 5.5 घंटा आपके आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो वायुमंडलीय जो घटना होती है इसके अध्ययन को दोस्तों आपके मौसम विज्ञान कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर आपके खोजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दीजिएगा कि मौसम विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए होगा कि पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है। तो पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी जो विकिरण होती है किसके अवक्षय के कारण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर ऑक्सीजन। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो कई सारे क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए होमवर्क में, और यहाँ से इस वीडियो का समाप्त हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि जो पुर्तगाली यात्री हैं, एक बार याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा। तो जो पुर्तगाली यात्री हैं इनकी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित हुई थी। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि जो मौसम विज्ञान होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क ले दिया कि पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यह दोस्तों हमारे जीके जीएस की तीसरा वीडियो था। अगर आप इसके पहले और दूसरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और आई बटन पर भी मैंने इसके पूरे प्लेलिस्ट की लिंक आपको प्रदान कर दी है, तो जाकर देख लीजिएगा। सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। आज के आपके क्वेश्चन में हमने लगभग आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए। 5 से 7 क्वेश्चन हमने किए आपके हिस्ट्री के, 3-4 क्वेश्चन किए हमने आपके पॉलिटी के, और 4-5 क्वेश्चन आपके किए किसके, आपके जियोग्राफी के। तो इस प्रकार से 15 से 16 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। आपके कितने स्कोर है इस बात को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। अगले वीडियो में इतने टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।